तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था GSTR 1 के बारे में, मेनली की जो हम इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं अपनी जो भी सप्लाई है उसके बारे में। अब हम रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्शन 39। तो इसमें सेक्शन 39(1) है, रूल नंबर 61 और 61A के साथ में इसको हम कवर कर रहे हैं, और GSTR 3B की बात करते हैं। तो GSTR 3 पर्सन एलिजिबल टू फाइल रिटर्न, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि मंथली रिटर्न आपको क्या करना है, मंथली रिटर्न फाइल करनी है हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को। जो भी रजिस्टर्ड है पर्सन है उसे क्या करना है, मंथली रिटर्न फाइल करनी है। अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और ए कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो ये हर जगह हमने पहले भी कई बार बोला था। तो ISD हमने बोला था, NRTP बोला था, हमारा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है या कंपोजिशन टैक्स पेयर है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। नॉर्मल हमारा जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और ए रजिस्टर्ड डिडक्टिंग पर्सन टैक्स एट सोर्स, ए पर्सन कलेक्टिंग सोर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो उनको क्या करना है, आगे जाकर हम और डिटेल में देखेंगे, हर एक की अलग अलग रिटर्न होती है, वो भी हम देख लेंगे। तो सर मेनली बात है कि हर महीना रिटर्न फाइल करना है। फॉर्म नंबर क्या है, GSTR 3B। तो ये फॉर्म है GSTR 3B। 39 सेक्शन में बोला गया है GSTR 3B एक फॉर्म है जो प्रेस्क्राइब्ड है। इसके अंदर समरी आएगी आउटवर्ड सप्लाई की, इनवर्ड सप्लाई, जो रिवर्स चार्ज है, क्योंकि जो रिवर्स चार्ज के हिसाब से इनवर्ड सप्लाई है उस पर भी आपको GST देना है ना। और जो ITC है आपका एलिजिबल ITC, वो आप माइनस कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे, और फिर पेमेंट कितना करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, है ना। 10 यहां पर क्या लिखा है, समरी। समरी तो यहां साफ कर रखा है GSTR 3B में इनवॉइस वाइज डाटा नहीं चाहिए आउटवर्ड सप्लाई का, क्योंकि वो सब ऑलरेडी आप GSTR 1 में डाल चुके हैं, है ना। तो समरी आ जाएगी, इनवॉइस वाइज एक एक इनवॉइस का डिटेल की जरूरत नहीं है। यहां तक कोई टेंशन है इसमें। GSTR 3B can be submitted electronically through the common portal, either directly or through a facilitation center notified by the commissioner. Further, nil GSTR 3B आप एक SMS से भी फाइल कर सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, ठीक है। GSTR 3B मंथली है, लेकिन क्वार्टरली का भी ऑप्शन अभी हम देख लेंगे, उसका भी ऑप्शन आ जाता है। तो GSTR 3B आपको क्या करना है, उसके अंदर सारी डिटेल डालनी है, कितना आउटवर्ड सप्लाई है, कितना रिवर्स चार्ज वाला है, इनवर्ड सप्लाई, कितना एलिजिबल ITC है और कितना टैक्स पेबल है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ड्यू डेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ड्यू डेट क्या है। तो मंथली GSTR रिटर्न आपको फाइल करनी है 20 तारीख, जो अगले महीने की 20 तारीख आएगी, ठीक है। तो मंथली GSTR 3B ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ फॉर विच रिटर्न इज फर्निश्ड। अगस्त महीने का कर रहे हैं तो 20 सितंबर, सितंबर कर रहे हैं तो 20 अक्टूबर या उससे पहले। क्वार्टरली GSTR 3B अगर आप फाइल कर रहे हैं तो ऑन और बिफोर 22nd और 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर फॉर विच रिटर्न इज फर्निश्ड इन केस ऑफ टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम। तो QRMP स्कीम है, वो हम देख लेंगे क्या सिस्टम है उसके बारे में। तो वो क्वार्टरली स्कीम में आपको क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने में आपको फाइल करना है डिटेल। क्वार्टरली रिटर्न स्कीम क्या है, तो QRMP स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है, ठीक है। तो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आपको करना है, ये ऑप्शनल स्कीम है जो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इनकी एग्रीगेट टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर पेन बेस्ड, मतलब पूरे इंडिया में
जो भी पेन बेस्ड एनुअल टर्नओवर है 5 करोड़ तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो जीएसटीआर 1 में, और इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू फर्निश देयर फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड फॉर्म जीएसटीआर 3B ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। तो उनके पास जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों ही क्वार्टरली बेसिस का ऑप्शन आ जाएगा। हमने पढ़ा भी तो था कि अगर ये चाहते हैं कि आईटीसी इनके रेसिपिएंट को मंथली बेसिस पे मिल जाए तो आईएफएफ के थ्रू ये फर्स्ट और जीएसटीआर 1 तो वैसे तो ये 3 महीने में करेंगे क्वार्टरली, लेकिन इंफॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा अपडेट, वो मंथली बेसिस पे आईटीसी का क्रेडिट ले पाएंगे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो 5 करोड़ तक का अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एनुअल टर्नओवर है पेन बेस्ड एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, तो आप क्वार्टरली बेसिस से कर सकते हैं, क्योंकि आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं पूरे साल में अगर 5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो ये माना जाता है। ठीक है, उन्हें वाइल पेइंग देयर टैक्स, लेकिन टैक्स आपको मंथली बेसिस पर ही देना पड़ेगा। आपको केवल क्या बोला गया, आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B क्वार्टरली बेसिस पर जमा करिए, बट टैक्स तो आपको मंथली ही जमा कराना। ये बात क्लियर है? तो मंथली टैक्स जमा कराना है, रिटर्न क्वार्टरली जमा कराने का आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन सच टैक्स पेयर एज नाउ द टैक्स पेयर नीड टू फाइल ओनली 4 जीएसटीआर 3B इंस्टेड ऑफ 12 जीएसटीआर 3B। मंथली होगा तो साल में आपको 12 रिटर्न फाइल करानी है, क्वार्टरली है तो केवल 4 करानी है, तो कितना आपके पास टेंशन कम हो गया। Similarly, they would be required to file only 4 GSTR 1 return since invoice filing facilities provided under this scheme। तो उसमें हमारे पास बहुत ही ज्यादा थोड़ा छोटे लोगों के लिए टेंशन का काम कम कर दिया। यहां से क्लियर है सब, आगे बढ़े। अगर आप QRMP स्कीम लेते हैं तो जीएसटी वाइज चलेगा। डिस्टिंक्ट पर्सन कैन अवेल QRMP स्कीम ऑप्शन फॉर वन और मोर GSTs। It implies that some GSTN for a pen can opt for QRMP and remaining may not opt the QRMP। तो आपकी मर्जी है, अगर आप मान लिया दूसरे स्टेट में आपका काम है तो एग्रीगेट टर्नओवर तो पेन बेस देखा जाएगा 5 करोड़ तक है, तो एलिजिबल मान लिया आपकी 4 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो चारों स्टेट के मिलाकर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो चारों एलिजिबल है QRMP के लिए। लेकिन आप चाहें तो किसी में मंथली लें, किसी में क्वार्टरली, वो आपकी इच्छा है। जरूरी नहीं है कि आपने एक में बोला QRMP क्वार्टरली जाना है तो सब में क्वार्टरली जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहे। ये भी क्लियर है बात। Condition to be fulfilled for becoming eligible to opt for QRMP scheme, तो registered person under QRMP must have furnished the return for the preceding month as due on the date of exercising such return। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम QRMP में जाना चाहते हैं तो पिछले महीने, पहले तो आप मंथली चल ही रहा होगा ना, तो मंथली बेसिस से पिछले महीने की आपने रिटर्न फाइल कर दी हो। ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू वोट फॉर QRMP, अगर उसने लास्ट रिटर्न फाइल नहीं करी है तो वो एलिजिबल नहीं है, तो आपने रिटर्न फाइल कर रखी हो। एग्जाम्पल नंबर 8, if a registered person intended to avail of QRMP scheme for July to September, क्वार्टर जो जुलाई टू सितंबर से वो ऑप्ट करना चाहता है, तो उसकी is exercising is option on 27th of July for the said quarter। He must have furnished the return for the month of June। जून महीना है ना पिछला, और उसकी क्या डेट होती है, मंथली की डेट क्या थी 20, तो 20 जुलाई तक वाली जो रिटर्न है वो फाइल कर दी उसने, तभी वो कह सकता है मैं क्वार्टरली बेसिस पर जाना चाहता हूं। Manner of exercising option, registered person intended to opt for QRMP scheme for any quarter shall indicate his preference for furnishing the return on quarterly basis from first day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised। तो क्या मतलब है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो कह रहा है मुझे क्वार्टरली बेसिस पर जाना है फॉर एनी क्वार्टर, shall indicate his preference for furnishing of return on a quarterly basis from first day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised।
नो नीड टू एक्सरसाइज ऑप्शन एवरी क्वार्टर। आपने एक बार बोल दिया तो फिर वो आपका चलता रहेगा। तो देखें क्या मतलब है जो हमने बात करी थी 22 तारीख या 24 तारीख के लिए, तो मैंने कहा था अभी देखते हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, फलाना ढिमकाना 22 तारीख, और अलग अलग स्टेट हैं 24। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से स्टेट में 22 है, कौन से स्टेट में 24 है। आपको कहीं पर भी लिखना होगा 22 एंड 24 डिपेंडिंग ऑन द रजिस्टर्ड स्टेट, उस हिसाब से आप कह देंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर है। ठीक है। GSTR 3B आपको नील फाइल करनी पड़ेगी अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करा है उस पीरियड में, तो भी आपको नील रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और बार बार बोला गया है आप अपने मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल से नील रिटर्न एक SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते। ठीक है। GSTR 3B में क्या क्या होगा, डिटेल जो नॉर्मली आनी चाहिए, GST इन लीगल नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, ईयर एंड मंथ, क्वार्टर, अदर डिटेल आएंगी, समराइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड, समराइज डिटेल ऑफ इंटरस्टेट, फर्स्ट है समराइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, समराइज डिटेल ऑफ इंटर-स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, composition taxable and UIN holders, eligible and ineligible ITC, value of exempt nil rated and non GST inward supplies, payment of tax, TDS TCS credit, सारी डिटेल उसके अंदर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ओमिशन, यहाँ पर कोई भी, जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में आपने रिटर्न फाइल करी और रिटर्न फाइल करने के बाद आपको पता चला कि कुछ गलती हो गई, तो आपके पास रिवाइज रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्या है, रिवाइज रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। कोई भी गलती हुई है, इनवॉइस में गलती हुई है, तो उसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के थ्रू करेंगे। और अगर आपसे कोई रिटर्न फाइल करने में गलती हुई है तो उसे नेक्स्ट रिटर्न में आप उसे अपडेट करेंगे विद इंटरेस्ट। अगर कुछ लेना देना है तो आप उसे एज सच रिवाइज नहीं कर सकते। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। इन GST सिंस द रिटर्न आर बिल्ड फ्रॉम द डिटेल ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, आपने GSTR 1 में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन डाली, उससे समरी आ गई GSTR 3B में। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू हैविंग ए रिवाइज रिटर्न, एनी नीड टू रिवाइज रिटर्न में अराइज ड्यू टू द नीड ऑफ चेंज ऑफ इनवॉइस और डेबिट क्रेडिट नोट्स। इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द रिटर्न, सिस्टम अलाउ करता है कि आप उनकी चीजों को, अगर कोई गलत हो गया तो उसे अमेंड करें, और जैसे ही आपको पता चलेगा अगली रिटर्न में आप अमेंड कर सकते हैं। They can amend in any of the future GSTR 1 in the table specifically provided for the amending previously declared details। उसके अंदर एक टेबल होता है कि आपने जो पिछली बार, पिछले महीनों में, इस साल में जो भी इंफॉर्मेशन डाली है, या पिछले साल, क्योंकि अगले साल की 30 तारीख तक का ऑप्शन रहता है, तो आपने जो भी एलिजिबल टाइम पीरियड है उसका आप इनवॉइस को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग सेपरेट जगह होती है, उसमें आप चेंज कर दीजिए। Omission or incorrect particular discovered in the return file under section 39 can be rectified in the return to be filed for the next period during which such omission or incorrect particulars are noticed। आप अगली रिटर्न में उसे ठीक करने के लिए डाल सकते हैं, पुरानी को रिवाइज नहीं कर सकते। कोई भी टैक्स पेबल वगैरह है, एरर ओमिशन की वजह से उसे इंटरेस्ट के साथ आपको देना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है? It is important to note that section 39(9) does not permit rectification of error or omission discovered on account of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by tax authority। किसी क्या रेट पड़ी, रेट पड़ने पर कहा गया भैया ये तो तुमने गड़बड़ करी है, वो कहता ठीक है मैं अगली रिटर्न में ठीक कर दूंगा, नहीं, वो अलाउ नहीं है। ठीक है। तो GSTR 3B हो गया। अब हम बात करते हैं GSTR 4 की। GSTR 4 किसके लिए होती है? कंपोजिशन सप्लायर। कंपोजिशन सप्लायर कौन होता है? सेक्शन 10 में कहता है कि भैया मैं ITC क्रेडिट नहीं लूंगा, ना मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, मेरे रेसिपिएंट ITC क्रेडिट नहीं लेंगे, बदले में GST का रेट, टैक्स रेट काफी कम हो जाएगा,
और उनके लिए बहुत सारी जो है रिक्वायरमेंट्स रिटर्न फाइल करना और ये सब कंप्लायंस रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है। तो जीएसटीआर 4 है कंपोजिशन सप्लायर के लिए। तो पर्सन एलिजिबल टू फाइल रिटर्न पीरियोडिकली एंड फॉर्म ऑफ रिटर्न। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 दैट इज कंपोजिशन सप्लायर, उसे रिटर्न फाइल करनी है ईयरली बेसिस पर जीएसटीआर 4। तो जीएसटीआर 3 भी नॉर्मल सबके लिए है, जो नॉर्मल सबके लिए नहीं है वो हम अलग अलग अब पढ़ रहे हैं। तो आप मानो अलग अलग हम जीएसटीआर 4 से शुरुआत कर रहे हैं, एंड तक जो हमने अलग से नहीं पढ़ा वो सब जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइल करेंगे मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस पर 5 करोड़ तक के लिए, और वो जैसे ही हमारी 5 करोड़ की अभी हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें कभी भी कोई अपडेट होता है, चेंज होता है, तो हम एग्जाम से पहले वो सारी बातचीत भी अपडेटेड वीडियो में जो भी चेंजेस है उन सब पर डाल देंगे। अभी हम केवल वही कर रहे हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में है। जो आरटीपी वगैरह में आएगा उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, वो हम लास्ट में एक अलग से वीडियो में कवर कर लेंगे, क्लास में कवर कर लेंगे। तो जीएसटीआर 4 किसके लिए? कंपोजिशन सप्लायर के लिए। एक साल में एक बार करना है। जीएसटीआर 4 फॉर ए फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर शुड बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल। ठीक है, आपको साल में एक बार करनी है। क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। द कंपोजिशन सप्लायर आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ए स्टेटमेंट in the form GST CMP 08 containing details of payment of self-assessed tax for every quarter by 18th day of the month succeeding such quarter। तो क्या लिखा है कि भैया आपको क्वार्टरली एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन आपको टैक्स डिटेल क्वार्टरली बेसिस पर टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न, वरना तो आप क्या करोगे, साल भर के बाद ही रिटर्न फाइल करोगे और साल भर के बाद ही टैक्स जमा कराओगे। तो क्वार्टरली आपको क्या करना है, डिटेल करनी है और पेमेंट करना है टैक्स का। While a composition supplier is required to file the return GSTR 4 annually, he is required to pay the tax quarterly। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा नहीं था, जो हमारे सप्लायर GSTR 3 भी क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टैक्स मंथली बेसिस पर ही देना है। ऐसे ही यहाँ पर है, GSTR 4 एनुअल बेसिस पर है, बट उन्हें टैक्सेस क्वार्टरली बेसिस पर देना। तो ड्यू डेट क्या है जीएसटीआर 4 और फॉर्म नंबर जीएसटी सीएमपी 08 के लिए? तो जीएसटीआर 4 फाइनेंशियल ईयर की कब फाइल करनी है आपको? 30 अप्रैल। आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च को। उसके बाद आपको एक महीने का टाइम मिलेगा और उस एक महीने में आपको जीएसटीआर 4 फाइल करनी है। जीएसटी सीएमपी 08 क्वार्टरली स्टेटमेंट है सेल्फ असेट टैक्स के लिए, और ये फर्निश करनी है आपको 18 तारीख को, क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने की 18 तारीख। तो ड्यू डेट क्या है? 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। बच्चे सोच सकते हैं कि अरे सबके लिए एक ही डेट रखते हैं, हमारी टेंशन खत्म होती। अब इसके लिए 18 तारीख, उसके लिए 22 तारीख, उसके लिए 24 तारीख, उसके लिए 30 तारीख, क्या क्या झंझट। तो ये तो याद आपको रखने ही पड़ेंगे। क्या क्या डिटेल्स आएंगी जीएसटीआर 4 में? तो जीएसटीआर 4 में क्या आएगा? इनवॉइस वाइज इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंसोलिडेटेड डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनवर्ड सप्लाई। The inward supply of composition supply received from registered person filing GSTR 1 will be auto-populated in form GSTR 4A for viewing। तो जब आप being a composition supplier, आप किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ माल खरीदेंगे, तो जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो अपनी GSTR 1 फाइल करेगा और उसमें आपकी डिटेल डालेगा। आपका कंपोजिशन है सप्लायर, लेकिन आप रजिस्टर्ड तो है ही, तो आप अपनी डिटेल उनको देंगे, वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, तो आपकी जीएसटीआर 4A में वो दिखाई देगा कि भैया इतना इतना सामान आया है। क्योंकि आप आईटीसी तो क्लेम कर ही नहीं सकते ना, आपको तो जो आपने उसको टैक्स दे दिया
और जो आप आउटवर्ड सप्लाई करेंगे उसका टैक्स भी आपको अपनी जेब से ही जमा कराना। तो जीएसटीआर 4 में क्या आएगा? जीएसटी नंबर, लीगल नेम, टीडीएस, टीसीएस, क्रेडिट रिसीव टैक्स, लेट फी पेबल, रिफंड और डिटेल रिगार्डिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। तो इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ ऑल इनवर्ड सप्लाई, याद रखिए इनवॉइस वाइज डिटेल आएगी इनवर्ड सप्लाई की, दैट इज इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन सारी आएगी, इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज सप्लाई। समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी, जो इन्होंने जीएसटी सीएमपी 08 में क्वार्टरली बेसिस पर टैक्स जमा कराया है उसकी समरी आ जाएगी। टैक्स रेट वाइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो आउटवर्ड सप्लाई है और रिवर्स सप्लाई है उनका भी सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है। कंसोलिडेटेड डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि ये जब आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो उसका आईटीसी तो क्लेम नहीं कर पाएगा इनका रेसिपिएंट, तो उसकी कंसोलिडेटेड डिटेल ही आ जाएगी। कंपोजिशन टैक्स पेयर आर नाइदर एंटाइटल्ड फॉर एनी आईटीसी नोर एंटाइटल्ड टू पास एनी आईटीसी टू हिज कस्टमर, है ना। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर को कंसोलिडेटेड डिटेल आउटवर्ड सप्लायर की देनी है जीएसटीआर 4 में, उसमें एक टेबल नंबर 6 होगा, उसमें इनवॉइस वाइज डिटेल देने की जरूरत नहीं है। इनवॉइस वाइज डिटेल इन्हें कौन सी देनी है? जो ये खरीद रहे हैं, है ना, उसकी। डिटेल ऑफ इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, वो इनवॉइस वाइज इन्हें देना है, वो टेबल नंबर 4 में देना हो। यहां तक की बात क्लियर है? Tax liability, since composition tax supplier are not eligible to take ITC, they discharge their tax liability only by debiting electronic cash ledger, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी क्रेडिट तो होगा नहीं। ठीक है। स्टेटमेंट रिटर्न फॉर द पीरियड प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, मान लिया ये कंपोजिशन स्कीम में बीच में आ रहे हैं तो उससे पहले का क्या होगा? तो उसके पहले तो ये जीएसटीआर 3 भी चलेगा इनका सारा मंथली क्वार्टरली बेसिस पर। तो इफ ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, he will there require furnish a statement written relating to period prior to paying tax under composition till the due date of furnishing the return for the month of September of the succeeding financial year। देखो, जो हमारी एनुअल रिटर्न होती है ना, यहां पर ये बोल रखा है कि अगर वो कह रहा है कि कंपोजिशन स्कीम बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से कह रहा है, उससे क्या करना है? जो पिछले साल का डिटेल है relating to the period prior to the paying tax under composition till the due date of the furnishing the return for the month of September or succeeding year, or furnishing of annual return of the preceding financial year, whichever is earlier. The composition supplier will not be eligible to avail ITC on receipt of invoices or debit notes from the supplier for the period prior to their opting to pay tax under composition scheme। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लिया आज आप कह रहे हैं कि मुझे कंपोजिशन स्कीम में जाना है और आज आपके पास कुछ ऐसे हैं आईटीसी जो आपने क्लेम नहीं किया है, तो वो आप आगे क्लेम नहीं कर, इवन जो आपके पास स्टॉक रखा है, और अगर आपने कोई आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर लिया तो वो भी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि आप अब कंपोजिशन में जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके थ्रू थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या है। देखिए, आप रेगुलर टैक्स पेयर है, ठीक है, तो आपने क्या करा, या आप ऑलरेडी कंपोजिशन है, आपने रेगुलर से कंपोजिशन में आए हैं, आपने क्या कहा, हमें कंपोजिशन में जाना है, तो स्टेटमेंट रिटर्न रिलेटिंग टू पीरियड प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम टू बी फाइल्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुराना भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा टिल कब तक का, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आपने कहा कि भैया हम कंपोजिशन में आ रहे हैं,
तो कंपोजिशन में आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट आएगी आपकी सितंबर महीने की, तो वहां तक का आपको, या फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल की जो एनुअल रिटर्न है या अगले साल की जो सितंबर की रिटर्न है, उन दोनों में से जो भी जल्दी आएगा उस दिन तक का पुराना पीरियड का आपको रिटर्न फाइल करना। तो वो थोड़ा क्वेश्चन वगैरह एग्जांपल आएंगे तो वहां से समझ लेंगे। अब अगर आप कहते हैं कि हम एग्जिट कर रहे हैं और कंपोजिशन से रेगुलर में जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं हमें कंपोजिशन नहीं करना है, अब हम रेगुलर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जीएसटी CMP 08 फॉर द पीरियड प्रायर टू एग्जिट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम वो आपको फाइल करनी है। तो CMP 08 कब तक फाइल करते हैं हम, 18 तक। तो यहाँ पर भी वही है, 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर इन विच द डेट ऑफ विड्रॉल फॉल, जिस क्वार्टर में आप कह रहे हैं कि भैया हमें अब नहीं करना है, तो उसके जो 18th आएगी जहां पर हमारा CMP 08 आता है वहां तक फाइल करेंगे आप। और GSTR 4 तो 30 अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सच विड्रॉल फॉल्स, तो आप GSTR 4 फाइल करेंगे कब, 30 अप्रैल, क्योंकि यहाँ एनुअल रिटर्न जाती है, तो एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है आपको, और GST CMP 08 भी करना है। तो एग्जिट करने पर पुराना काम भी करना है, एंट्री करने पर भी पुराना काम, तो पुराना भी करना है और हमारा अपना नया वाला भी, ठीक है। नाउ GSTR 5, तो हमने क्या पढ़ा, GSTR 3 भी पढ़ा, GSTR 4 पढ़ा। GSTR 4 किसके लिए था, कंपोजिशन, और GSTR 5 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जिसे NRTP बोल देंगे, वो सप्लायर है जिनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, वो थोड़े समय के लिए इंडिया में आकर सप्लाई कर रहे हैं। वो इंडिया में जनरली इंपोर्ट करते हैं और लोकल सप्लाई करते हैं। जैसे कोई USA में रहता है, नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में आया, उसने क्या करा, कुछ इंपोर्ट करके बेचा और चला गया, ठीक है। तो ए रजिस्टर्ड पर्सन जो है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड रिटर्न विच आर अदरवाइज एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर, तो उसे GSTR 3 भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। इन प्लेस ऑफ द सेम एक सिंप्लीफाइड मंथली टैक्स रिटर्न फाइल करनी है GSTR 5 में, फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई हमारा आ जाएगा GSTR 5, ठीक है। तो GSTR 5 किसके लिए है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के। लास्ट डेट क्या है, 13 days आफ्टर द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर अर्लियर। मतलब कि वो जो मंथ उसने एक रजिस्ट्रेशन कराया टेम्परेरी बेसिस पर, तो यहाँ लिखा है कि उसे 13 दिन के अंदर अंदर हर कैलेंडर मंथ के एंड में उसे रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन अगर मान लिया उसका रजिस्ट्रेशन ही कम पीरियड के लिए है, तो 7 month आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी पीरियड, अगर वो 13, देखो हर कैलेंडर मंथ है, मान लिया जनवरी है, तो जनवरी के बाद 13 फरवरी तक उसे करना है। लेकिन मान लिया उसका जो वैलिडिटी पीरियड है वो मान लिया 2 जनवरी तक है, तो 2 जनवरी के 7 तारीख तक 9 जनवरी हो गया, तो 9 जनवरी या 2 फरवरी है सपोज, तो 2 फरवरी में 7 दिन और जोड़ेंगे तो 9 फरवरी 9 फेब हो जाएगा, तो 9 फेब या 13 फेब जो भी जल्दी है, तो जल्दी क्या है 9 फेब, तो 9 फेब तक उसे फाइल करना, ठीक है। As per the rule 63, GSTR 5 need to be furnished within 20 days after the end of the tax period or within 7 days। तो उन्होंने हमारे GST में तो ये लिखा था 13 days, बट बाद में रूल में इन्होंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और थोड़ा टाइम बढ़ाने के लिए 13 की बजाय 20 दिन बोल दी, तो 20 दिन उनको टाइम मिल जाएगा बजाय 13 दिन के। नाउ GSTR 7, तो हमने देखा कि जितना हमने टाइम और डिटेल में पढ़ा GSTR 3 भी, उससे थोड़ा सा कम GSTR 4, उससे थोड़ा और कम GSTR 5।
क्योंकि अब हमें मेनली शुरू में वही था। GSTR 7 रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपने TDS डिडक्ट किया है सेक्शन 51 में, तो आपको GSTR 7 फाइल करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली वेन एवर टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर सप्लाइड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एजेंसी, है ना, इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 51 जहां पर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड 2,50,000। तो 2.5 लाख से ज्यादा की सप्लाई पर हमें TDS अगर काटना है तो वो GSTR 7 में जाएगा। डिडक्टर शेल फर्निश ए मंथली रिटर्न, लास्ट डेट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जिस महीने आपने डिडक्ट किया है। अब डिटेल डालोगे ना, TDS किसका डिडक्ट किया है, तो जिसका TDS डिडक्ट किया उसकी डिटेल उसे डिडक्टी को मिल जाएगी। तो TDS आप फर्निश करेंगे GSTR 7 में और डिटेल डालेंगे, तो जो डिडक्टी है मतलब जिसको पेमेंट करते हुए आपने TDS डिडक्ट किया है उसको क्रेडिट मिल जाएगा। कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। आफ्टर वैलिडेशन एंड यूज द सेम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स और अदर लायबिलिटी, उसका इस्तेमाल वो कहीं पर भी कर सकता है। क्लियर। एक TDS सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो TDS सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय डायरेक्टर इन GSTR 7A to the deductee within 5 days of crediting the amount to the government। जैसे ही गवर्नमेंट के पास जमा करेंगे आपको 5 दिन के अंदर अंदर उन्हें GSTR 7A में एक TDS सर्टिफिकेट देना है कि मैंने आपका अमाउंट डिडक्ट करके जमा करा दिया, उसका रेट कितना अमाउंट है, सारी डिटेल आ जाए। ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, every registered person who is required to furnish return under subsection 1, ठीक है, मतलब GSTR 3B की बात हो रही है, अदर देन द पर्सन हु रिफर टू प्रोविजो, मतलब यही सब जो हम बाद में पढ़ रहे थे, तो उन्हें गवर्नमेंट देना है जो भी टाइम बताया जाएगा, नॉट लेटर देन द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो द ड्यू डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो उन्हें पेमेंट ऑफ टैक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है। Due date for payment of tax in respect of the person required to file monthly GSTR 3B, GSTR 5, GSTR 7 are linked with the due date for filing of such return, that is the last date of the filing such return और also the due date for the payment of tax। उन्हें पेमेंट ऑफ टैक्स देना है, लेकिन जो क्वार्टरली बेसिस पर है उनके लिए शुरू के 2 महीने में मंथली बेसिस पर टैक्स जमा कराना पड़ेगा, है ना। तो उन्हें 25 तारीख तक, यहाँ लिखा है टू पे द टैक्स फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर, तो वो 25 तारीख तक उन्हें जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन है ना क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन है, टैक्स तो आपको मंथली बेसिस पे ही देना है, तो उसके लिए क्या है, आपको 25 तारीख तक शुरू के 2 महीने। सिमिलरली अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है कंपोजिशन स्कीम में करा रहा है, तो हमने पढ़ा था एनुअल रिटर्न है बट टैक्स क्वार्टरली है ना, तो उसकी एनुअल GSTR 4 तो 30 अप्रैल तक है, लेकिन उसे क्वार्टरली टैक्स 18 तारीख को जमा कराना है। हमने पढ़ा था ना CMP 08 हमने पढ़ा था, उसमें डिटेल डालेगा और टैक्स जमा कराएगा हर क्वार्टरली 18 तारीख। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जिन्हें इन्हें एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है, जो भी एस्टिमेटेड इनकी टैक्स लायबिलिटी है वो एडवांस टैक्स इन्हें जमा कराना पड़ता है ना। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द पीरियड फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज सोल्ड, तो जितने समय के लिए है उसके लिए एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। एस्टिमेट करेंगे इतना टैक्स बैठेगा और एडवांस में जमा कराएंगे। और रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन, ड्यू डेट GSTR 4, वही है हमारा, बात हो गई। ठीक है, ये दोबारा से आ गया था। मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर QRMP स्कीम, तो registered person under QRMP scheme should be registered to pay the tax on first and second month of the both of the month quarter by depositing the tax succeeding 25th, है ना। तो ये हो गया हमारा, लेकिन अब यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ते हैं, वो क्या है,
देखो ध्यान से पढ़ना, रजिस्टर्ड पर्सन जो क्वार्टरली स्कीम में है उसे हमने क्या बोला है, उसे शुरू के 2 महीने का टैक्स 25 तारीख तक जमा कराना। तो उसे जब वो जमा कराएगा तो उसके पास जमा कराने के लिए 2 ऑप्शन है शुरू के 2 महीने के लिए। क्वार्टरली तो हमें पता ही है, क्वार्टरली रिटर्न आ जाएगी, उसमें टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो शुरू के 2 महीने में कैसे जमा कराएगा, उसके पास 2 मेथड है। मेथड नंबर 1, तो हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है फिक्स सम मेथड और दूसरा सेल्फ असेस्ड मेथड। तो ये मेथड कैसे काम करेंगे, इनको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। फिक्स सम मेथड क्या है, इफ ए टैक्स पेयर चूजेस दिस ऑप्शन, a facility is available on the GST portal for generating an auto generated pre-filled चालान। उसके बाद GST PMT 06 में एक pre-filled चालान आएगा। The चालान amount is calculated by the system which cannot be edited। इसमें क्या होगा, हमने कहा कि भैया अपने आप से आप बताओ, क्योंकि देखो शुरू के 2 महीने में हम क्या कर सकते हैं, ये क्यों है, शुरू के 2 महीने में इंसान क्या कर सकता है, जानबूझ के कम टैक्स जमा कराए। तो उसके लिए है कि सिस्टम जनरेटेड होगा। अब ये कैसे होगा, देखो 3 महीने हैं, 3 महीने का 1/3 करो तो क्या आता है वो 33%, इन्होंने 35% कर दिया राउंड ऑफ करके। तो 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर। देखो हम क्वार्टर वाइज दे रहे हैं ना, क्वार्टर वाइज दे रहे हैं। तो जो पिछला क्वार्टर था उसमें मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 था, और इस क्वार्टर में मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 है। तो ये कह रहे हैं 35% ऑफ द टैक्स पेड इन द कैश इन द रिटर्न फॉर द, अब पिछले क्वार्टर पूरा ले लो, उसका 1/3 करना है, इन्होंने 35% कर दिया। क्योंकि कुछ इंसान ग्रो कर रहा होता तो थोड़ा तो बढ़ेगा ही, तो 35 ले लिया। तो जो पिछले क्वार्टर में जो रिटर्न जमा कराई थी उस रिटर्न का 35% टैक्स आप अब जमा करो, पहले महीने और दूसरे महीने। बात समझ में आती है। Tax liability paid in cash in the return for the last month of the immediately preceding quarter where the return was furnished monthly. So tax liability paid in cash in return for the last month of the preceding quarter where the return was furnished monthly. अब ये कह रखा है कि मान लिया आप क्वार्टरली बेसिस का ऑप्शन अब चूज कर रहे हैं और पिछली बार क्वार्टरली बेसिस पर आपने जमा नहीं कराया, तो पिछली बार का तो मंथली होगा, तो इन्होंने कहा वही जमा करा दो। भाई आप अब भी तो 1 महीने का जमा करा रहे हो, तो पिछली बार जो मंथली था वो जमा करा दो, पिछली बार क्वार्टरली था तो उसका 35% जमा करा दो। और ये जमा करा दो नहीं, ये अपने आप, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड अमाउंट इतना ही अपने आप आएगा, उसे आप एडिट नहीं कर पाएंगे और वो आपको जमा करा दो। क्लियर? फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग द सेम इज एक्सप्लेन्ड बाय वे ऑफ एग्जांपल गिवन बिलो। मान लिया आपने टैक्स पेड इन द जनवरी टू मार्च क्वार्टर में आपने टैक्स पेड क्या दिया था, सीजीएसटी आपने 100 रुपए दिया था, और अब आपका कौन सा क्वार्टर है, अप्रैल मई जून वाला। तो उसके शुरू के 2 महीने अप्रैल मई में आपको दोनों महीने 35 रुपए तो ये जमा कराना पड़ेगा। आपने आईजीएसटी 500 दिया था, ये 175 जमा कराना पड़ेगा। आपने सेस 50 दिया था, आपको इतना जमा कराना। अगर आपने अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में आपने चूज किया, लेकिन आपका पिछला महीना मार्च का था, उसमें मंथली रिटर्न थी, क्वार्टरली नहीं थी, तो पिछले महीने में इतना था अमाउंट, तो इस महीने में भी सेम मंथली अमाउंट जमा हो। ये बात क्लियर हो गई? However, no such amount may be required to deposit for the first month of the quarter where the balance in the electronic cash ledger or credit ledger is adequate for the tax liability for the said month or where there is nil tax liability। मान लिया आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी अमाउंट जमा है, फिर तो आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है ना, वहीं से कट जाएगा या आपका टैक्स ही नील है। फॉर द सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर वही वाली बात लिखी हुई है वहां पर जी, मंथली टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मेथड
would not be available to those registered person who have not furnished the return for complete tax period preceding such month. आपने पिछले महीनों में रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा ये। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। ये फर्स्ट मेथड था फिक्स्ड अमाउंट वाला, अब ये दूसरा सेल्फ असेसमेंट मेथड। The said person in any case can pay the tax due by considering the tax liability on inward and outward supply and ITC available in the form GST PMT 06. In order to facilitate ascertainment of the ITC available for the month, auto drafted input tax credit statement has been made available in form GSTR 2B for every. तो GSTR 2B में क्या दिखाई देगा? कितना ITC है और आप अपने आप से खुद से सारी कैलकुलेशन करके जमा कराओ। The registered person under QRMP is free to avail either of the two tax payment method above in any of the 2 month of the quarter. तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब देखो, अगर हमने फिक्स्ड वाला ऑप्शन अपनाया जहां ऑटोमेटिकली अमाउंट अपने आप आती है, वहां पर हमें कोई डिले पेमेंट इंटरेस्ट वगैरह शॉर्टेज ऑफ पेमेंट से नहीं देना पड़े। अगर हमने सेल्फ असेसमेंट मेथड अपनाया और क्वार्टरली रिटर्न में अमाउंट ज्यादा बैठ रहा है और हमने कम जमा कराया तो बाकी पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़े। तो रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट बाय ऑप्टिंग फिक्स सम मेथड तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, अमाउंट कम ज्यादा होगी तो भी नहीं देना है। इन केस सच पेमेंट ऑफ टैक्स बाय डिपॉजिटिंग द, आपको बस टाइमली पेमेंट करना है। अगर आपने पेमेंट नहीं करी ड्यू डेट तक और लेट कर रहे हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन हमने विद इन टाइम अगर जमा करा दिया तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है। फर्दर इन केस GSTR 3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निश्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट, अगर आपने GSTR 3B लेट जमा कराई है तो आपको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, वरना आपको कोई इंटरेस्ट, टाइमली सारा काम कर रहे हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना। एग्जाम्पल नंबर 10, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने कहा मुझे क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करना है और उसने टोटल अमाउंट ऑफ 100 रुपीज इन कैश एज टैक्स लाइबिलिटी इन द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ द अक्टूबर टू दिसंबर। उसने पिछले क्वार्टर में 100 रुपए का टैक्स दिया था, अब 35 रुपए देना है और अगले महीने की जो पहला महीना जनवरी है उसका 25 फरवरी तक और फरवरी का 25 मार्च तक जमा कराना है। इन हिज रिटर्न फॉर द क्वार्टर ये बात पता चला लाइबिलिटी आउटवर्ड इनवर्ड के हिसाब से जनवरी की बैठती है 40, लेकिन जमा कितना करा 35, और फरवरी की बैठती है 42 और जमा कितना किया। तो जो डिफरेंस है 5 और 7 रुपए 12 रुपए वो सब जमा कराना पड़ेगा, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि उसने फिक्स्ड सम वाले मेथड से किया था। ठीक है। तो GSTR 3B में उसे सब जमा कराना है, अगर उन्हें नहीं जमा कराया तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 11, 100 रुपए उसने कैश दिया था प्रीवियस क्वार्टर में, उसने फिक्स सम के हिसाब से जमा करा दिया। अच्छा, इसमें क्या था, in his return for the quarter it is found that liability is 14, however no interest would be payable अगर उसने provided that discharge the entire liability of the quarter in the form GSTR 3B of the quarter by the due date तक उसने करा दिया। आगे सेम यही है, in his return for the quarter it is found that total liability of quarter is quarter net of the available credit was 125। ठीक है, उसके पास कितना क्रेडिट है 125, but he files the return on 30 April, interest would be payable at the applicable rate on 55। उसको 125 रुपए में से उसने 70 रुपए 125 में से 70 तो जमा करा दिए, बाकी कितने रह गए 55, है ना। तो उसे क्योंकि उसने लेट किया है तो फॉर द पीरियड बिटवीन द ड्यू डेट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न एंड 30 अप्रैल
तो वो बस उसी पीरियड का उसे इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि उसने बाकी के 70 रुपए तो जमा करा दिए। लेकिन अगर वो विद इन ड्यू डेट जमा करा देता तो उसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड से कराएगा तो फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही असेस कर रहा है। तो इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50, है ना, which remain unpaid paid during the first quarter. Interest payable, if any, shall be paid through form GSTR 3B. It is clarified that no late fee is applicable for the delay in the payment of tax in first 2 months of the quarter. तो डिले फीस नहीं लगेगी, बस उसे क्या करना पड़ेगा, केवल क्या करना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम इस वीडियो में क्लास में रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का बैलेंस चैप्टर और जो हमारा लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को।